चंद्रपुर कहकर एक गांव में रमा अपने बेटे मोहन, बहू कनिका और पति रविंद्र के साथ रहती थी। एक दिन एक दुर्घटना में रविंद्र की मौत हो जाती है, जिसके बाद मोहन और कनिका रमा के नाम की भी सारी प्रॉपर्टी हड़प कर उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। ये तुम दोनों ने अच्छा नहीं किया। मोहन बेटा, कनिका बहू, मैं अब कहाँ जाऊंगी। रविंद्र जी के अलावा तो मेरा इस दुनिया में कोई था भी नहीं। तुम दोनों ही थे, लेकिन तुम दोनों ने भी इतना बड़ा धोखा दे दिया। अरे माँ, क्यों दिमाग खा रही हो? जाओ ना यहाँ से। अब हम आपको एक फूटी कौड़ी तक नहीं देने वाले हैं, और ना ही हम आपको इस घर में रहने देंगे। चलो चलो निकलो अब यहाँ से। ये हमारा घर है, कोई रंगमंच नहीं जो आपका तमाशा देखते रहे हम। हाँ। कनिका अपनी सास के मुंह पर ही घर का दरवाजा बंद कर देती है। रमा अपने सामान को उठाकर इधर उधर भटकने लगती है। बारिश आने लगती है, इसीलिए वो ग्राउंड के एक बड़े से पाइप में जाकर बैठ जाती है। वो बेचारी बहुत रोती है। इतनी तेज बारिश हो रही है, मैं अब क्या करूं? कहाँ जाऊं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। रविंद्र जी, देखिए, जिस बेटे को हमने इतना पाल पोस कर बड़ा किया, आज उसने मेरे साथ क्या किया। खुद का घर होकर मैं आज इस बारिश में पाइप में छुप कर बैठी हूँ। रमा बहुत दुखी हो चुकी थी। वो अब रोज उसी पाइप में रहने लगती है। वो रोड पर लोगों के जूते पॉलिश करने लगती है। तभी एक दिन उसका पड़ोसी शैलेश अपना जूता पॉलिश कराने के लिए रमा के पास आता है। तभी वो रमा को देखकर चौंक जाता है। अरे रामा काकी, आप यहाँ? ये सब क्या से क्या हो गया रामा काकी? मोहन मोहन कहाँ है? क्या बताऊं तुम्हें शैलेश बेटा, मोहन ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मेरे नाम की सारी जायदाद भी हड़प ली। हे भगवान, ये तो बहुत बुरा हुआ। ये लीजिए, ये काकी कुछ पैसे हैं, ये आप रखिए। अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे ये पैसे मत दो। तुम इन पैसों को किसी और गरीब को दे दो जो काम नहीं कर सकता। मैं तो काम कर रही हूँ ना। रमा शैलेश के पैसों को नहीं स्वीकारती। वो अब रोजाना लोगों के जूते पॉलिश करती। एक दिन उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और वो पाइप में बुखार से तप रही होती है। तभी वहां नैना नामक एक औरत आती है। काकी, काकी, आप तो बुखार से तप रही हो। ओह गॉड, एक काम कीजिए, आप मेरे साथ मेरे घर पर चलिए। आप यहाँ मत रहिए, मौसम वैसे भी बहुत खराब हो चुका है। नहीं बेटा, मैं रह लूंगी यहाँ। नहीं काकी, आप प्लीज मेरे साथ चलिए। नैना रमा को अपनी कार में बैठाती है और वो उसे अपने घर ले जाती है। नैना के घर पर उसका 16 साल का बेटा पीयूष रहता था और उसका पति अभिनव भी रहता था। जब रमा का बुखार उतर जाता है, तभी वो नैना, पीयूष और अभिनव के साथ रहती है। नैना बेटा, मैं तुम्हारे घर पर बोझ बनकर नहीं रह सकती। मैं यहाँ पर खाना बनाने का काम करूंगी। ये आप क्या बोल रही हो काकी? नहीं नहीं, आप कोई काम नहीं करोगी। हाँ काकी, आप सिर्फ आराम करोगी बस। बेटा, मेरी बात मानो। वैसे भी एक माँ तो अपने बच्चों के लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाती ही है ना, तो फिर उसमें क्या बुराई है। नहीं, अगर तुम मुझे काम करने नहीं दोगी तो मैं यहाँ पर रह नहीं पाऊंगी। ये क्या जिद लगाए बैठी हो काकी आप? नैना और अभिनव को रमा की बात माननी पड़ती है और रमा उनके घर पर खाना बनाने लगती है। वो बहुत बढ़िया खाना बनाती हैं, जिसे खाकर वो लोग उसकी खूब तारीफ करते हैं। एक दिन जब घर पर नैना और अभिनव नहीं होते हैं, तभी पीयूष को बहुत तेज भूख लगती है और वो रमा के पास जाकर उससे कहता है। रमा आंटी, आप मुझे मोमोज बनाकर दो ना प्लीज। मुझे मोमोज खाने की बहुत क्रेविंग हो रही है। मोमोज? ये क्या होता है पीयूष बेटा? मैंने पहले कभी तो नहीं इस डिश के बारे में सुना। ओफो, आप भी ना। अच्छा, अगर मैं आपको उसकी रेसिपी बताऊं तो आप मुझे बनाकर दोगे ना? मैं अभी बाहर नहीं जा सकता और ना ही आपको बेच सकता हूँ, वरना बाहर से ही खा लेता। ठीक है बेटा, मैं रेसिपी जानकर बना दूंगी तेरे मोमोज, ठीक है?
पीयूष रमा को यूट्यूब पर मोमोज की रेसिपी दिखाता है और रमा उस रेसिपी को देखकर मोमोज बनाती है और वो मोमोज खाकर पीयूष बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, ये मोमोज तो बहुत यमी है। मम्मा बनाती है उससे भी कहीं ज्यादा। रमा आंटी, आपने तो कमाल ही कर दिया। ये धन्यवाद बेटा। अब तुम्हें जब भी मोमोज खाने का मन हो तब मुझे बता देना, मैं तुम्हें मोमोज बना कर दे दूंगी। ओके आंटी, थैंक यू सो मच। एक दिन जब नैना, अभिनव और पीयूष तीनों पीयूष के स्कूल में मीटिंग के लिए जा ही रहे होते हैं, तभी अचानक से गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है और उनका बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद उन तीनों की मृत्यु हो जाती है। रमा को जब ये खबर मिलती है तभी उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे एक दूसरा परिवार मिला था, वो भी खत्म हो गया। क्यों भगवान जी, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? सब मुझे ही छोड़कर क्यों चले जाते हैं? रमा अब फिर से सड़क पर आ चुकी थी। उसके पास अब कुछ पैसे नहीं थे। अब उसे अपना जीवन यापन खुद ही करना था, इसीलिए वो सोचती है कि वो अब मोमोज बेचेगी। ओह, अब मुझे इस बुढ़ापे में कोई भी काम नहीं देगा, इसीलिए मुझे खुद ही अपना जीवन यापन करना होगा। और मैं जानती हूँ मोमोज जैसा पदार्थ बहुत बिकता है। पीयूष की वजह से मैंने मोमोज बनाना सीख लिया था। मैं अब मोमोज बेचूंगी, ये तय रहा। हाँ, ये सही रहेगा। रमा अब ये तय कर चुकी थी और वो अपना ठेला लगाकर बर्तनों को उधार पर लेती जिससे मोमोज बन सके और मोमोज बेचने लगती है। लोगों को उसके हाथ के बने मोमोज बहुत पसंद आते हैं और वो उसकी तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। अरे भाई वाह रामा मौसी, बहुत स्वादिष्ट मोमोज बनाए हैं आपने। हाँ हाँ, आपने इन मोमोज को अपने अंदाज से बनाया है और वो अंदाज बहुत ही मजेदार है। मुझे सच में बहुत अच्छे लगे आपके ये मोमोज। अब मैं हर रोज आपके ठेले के मोमोज खाने आऊंगा। रमा मोमोज बेचकर एक किराए के घर में रहने लगती है। एक दिन उसके ठेले पर 2 गुंडे आते हैं। ओ बढ़िया, चल पैसे निकाल, वरना तेरे ठेले को अभी तोड़ फोड़ कर खत्म कर देंगे। हाँ चल पैसे दे, हमें पता है तू यहाँ मोमोज बेचकर बहुत पैसे कमा रही है। ऐसा मत करो, मेरी मेहनत की कमाई है, मुझे छोड़ दो। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक जा, तुझे अभी सबक सिखाते हैं हम। दोनों गुंडे रमा के ठेले को तोड़ देते हैं और वो बेचारी कुछ नहीं कर पाती। नहीं, मेरा ठेला, ये तुम लोगों ने क्या कर दिया? रमा का ठेला तोड़कर चकनाचूर हो जाता है, इसीलिए अब वो मोमोज बेच नहीं पा रही थी। तभी वो हिम्मत नहीं हारती और वो अपने किराए के घर को ही ढाबा बना देती है और घर से ही मोमोज बेचती है। अरे रामा काकी, हाँ अब तो आपके इस मोमोज ढाबे पर हम आराम से बैठकर मोमोज खा सकते हैं। अरे भाई, ये तरह तरह के मोमोज तो बहुत ही लजीज हैं, इन्हें खाकर तो मजा ही आ गया। मुझे तो 3 प्लेट और पार्सल भी दे दो। रमा काकी, अब तो आपके इस मोमोज ढाबे पर हम आराम से बैठकर मोमोज खा सकते हैं। रमा अब मोमोज बेच बेच कर ढेर सारे पैसे कमाने लगती है। वो अपने अनोखे अंदाज में बनाए हुए मोमोज के लिए बहुत मशहूर हो जाती है और बुढ़ापे में भी सबके लिए प्रेरणा बनती है और उसकी भरपूर तरक्की होती है। ब्रिजेश एक बहुत ही मेहनती आदमी होता है जो गांव में अलग अलग प्रकार की बिरयानी बेचता है। गांव वाले बड़े ही चाव से उसके ढाबे की बिरयानी खाते हैं। अरे वाह वाह यार ब्रजेश, तुम्हारे ढाबे की ये चिकन बिरयानी तो एकदम कमाल की है यार, दिल खुश हो गया भाई। हाँ हाँ, ये हैदराबादी बिरयानी का स्वाद भी एकदम उम्दा है। तुम्हारे ढाबे की बिरयानी जैसी बिरयानी कहीं नहीं मेरे यार। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ब्रिजेश अपनी बीवी गायत्री के साथ रहता है और दोनों मियाँ बीवी साथ मिलकर बिरयानी का ढाबा चलाते हैं। कुछ दिनों बाद अचानक से ब्रिजेश के ढाबे पर ग्राहकों का आना जाना कम हो जाता है, जिससे ब्रिजेश बहुत परेशान हो जाता है। गायत्री, अचानक से हमारे ढाबे पर ग्राहकों का आना जाना कम कैसे हो रहा है? जी वही तो मैं भी सोच रही हूँ। तभी उनके ढाबे से गुजरता हुआ एक गाँव वाला उन्हें बताता है।
अरे ब्रजेश भैया, ये सब उस नए चंगू मैगी नूडल्स वाले के कारण हो रहा है। अब गांव वासियों को बिरयानी का नहीं, नूडल्स का चस्का जो लग चुका है, सभी वहां के नूडल्स खाने जाते हैं। इसीलिए तुम्हारे ढाबे पर लॉकडाउन लग चुका है। क्या? ब्रजेश और गायत्री अब चिंतित हो जाते हैं। वो दोनों सोचते हैं कि अगर यूं ही सब कुछ चलता रहा तो फिर सब कैसे ठीक होगा। वो दोनों चंगू मैगी नूडल्स वाले के पास जाते हैं और उसके ढाबे पर बिक रहे मैगी नूडल्स को देखते हैं। जी, क्यों ना हम मैगी बिरयानी बेचना शुरू करें? मैगी बिरयानी? जी हाँ, मैगी बिरयानी। जैसे कि पूरा गांव अब मैगी नूडल्स खाने के पीछे दीवाना हो चुका है, तो हम बिरयानी के साथ मैगी नूडल्स मिलाकर दोनों का एकदम धमाकेदार मिश्रण तैयार करके एक नई डिश बनाकर बेच सकते हैं। वाह वाह गायत्री, आइडिया तो सॉलिड है, बस काम कर जाए। जी जरूर, काम करेगा। देखना आप, लोगों को बिरयानी और मैगी का हटके और अलग कॉम्बिनेशन बेहद पसंद आएगा। गायत्री और ब्रिजेश अब मैगी और बिरयानी को मिक्स करके अपने ढाबे पर अतरंगी मैगी बिरयानी की अनोखी डिश बेचना शुरू करते हैं। मैगी बिरयानी को सबसे पहले कुछ ही गांववासी खाते हैं और जब उन्हें वो पसंद आती है तभी 1 से 2, 2 से 3 और 3 से ऐसे धीरे धीरे करके पूरा का पूरा गांव अब चंगू नूडल्स वाले का ढाबा छोड़कर ब्रिजेश का मैगी बिरयानी को खाने आता है। वाह वाह, ये मैगी बिरयानी तो चंगे की मैगी नूडल से कई गुना ज्यादा मस्त और जबरदस्त है। सच में यार, मजा ही आ गया। मैगी और बिरयानी का कॉम्बिनेशन एकदम फर्स्ट क्लास बना है। मुझे तो और 2 प्लेट दे दो, और दबा कर खाना चाहूंगा मैं तो। ये तो सही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो ये लो। ब्रिजेश के ढाबे पर इतने सारे ग्राहक देख चंगू को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से लाल हो जाता है। इस ब्रजेश की वजह से मेरे ढाबे के सारे ग्राहक अब फिर से इसके पास चले गए मैगी बिरयानी ठूसने। नहीं, मैं इस ब्रजेश और इसकी बीवी गायत्री, इनके ढाबे को फिर से तरक्की की इमारत छूने नहीं दूंगा। मैं इनके काम में कलेश तो जरूर करूंगा, क्योंकि इनकी वजह से मेरे काम में कलेश हुआ है। चंगू तय करता है कि अब वो ब्रिजेश और गायत्री के लिए मुसीबतें बढ़ा देगा। वो उस रात चुपके से ब्रिजेश के ढाबे में जाकर उसके चावल की बोरियों में छोटे छोटे सफेद कंकड़ मिला देता है। अब देखना कैसे इन सफेद कंकड़ के साथ पके हुए चावल खाकर ब्रजेश के ढाबे पर आए ग्राहकों की जान खतरे में जाएगी, और फिर ब्रजेश के ढाबे को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा, और साथ ही उसे जेल की सलाखों के पीछे भी कैद कर दिया जाएगा। लेकिन बिरयानी के लिए चावल इस्तेमाल करने से पहले गायत्री हमेशा उन्हें साफ करती थी, और उस दिन गायत्री उन चावलों में कंकड़ देखकर हैरान और दंग रह जाती है। हे भगवान, गायत्री, ये सारे कंकड़ कैसे आ गए चावलों की बिरयानी में? पता नहीं जी, वो तो शुक्र है कि मैंने देख लिया, वरना न जाने क्या अनर्थ हो जाता। गायत्री और ब्रिजेश ग्राहकों को साफ किए हुए चावल की मैगी बिरयानी बनाकर ही देते हैं, और जब अगले दिन चंगू ब्रिजेश के ढाबे पर ग्राहकों को अच्छे से मैगी बिरयानी खाते हुए देखता है तभी वो चौंक जाता है। ओ तेरी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? सभी खुशी से मजे लेते हुए बड़े ही चाव के साथ मैगी बिरयानी ठूस रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? अपनी पहली साजिश नाकामयाब होने के कारण अब चंगू दूसरी बार रात में चुपके से ब्रिजेश के ढाबे पर जाता है और फ्रेश मैगी नूडल्स के पैकेट्स को एक्सपायर्ड मैगी नूडल्स के पैकेट से बदल देता है। मेरा पहला प्लान तो फेल हो गया, लेकिन अब प्लान फेल नहीं हो पाएगा। अब इन एक्सपायर्ड मैगी नूडल्स को खाकर गांव वाले भी एक्सपायर हो जाएंगे। लेकिन अगले दिन बलवंत देखता है कि सारे मैगी नूडल्स के पैकेट्स पर धूल लगी हुई है। वो धूल साफ करके उनकी डेट्स देखता है और चौंक जाता है। ये क्या? ये सारे मैगी नूडल्स तो एक्सपायर्ड डेट वाले हैं। जी, ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कौन कर रहा है ये सब। ये जरूर वो चंगू ही कर रहा होगा। चंगू से आपका मतलब है वो मैगी नूडल्स वाला? हाँ गायत्री, जब से हमने हमारे ढाबे पर मैगी बिरयानी बेचना शुरू किया है, तब से उसके ढाबे पर ग्राहकों का आना जाना बिल्कुल ना के बराबर हो चुका है। और शायद इसी का बदला लेने के लिए वो हमारे ढाबे पर चुपके से आकर ये सारी चालें चल रहा है। हाँ गायत्री, एकदम सही कहा तुमने। गायत्री और ब्रिजेश अब बहुत चौकन्ना हो जाते हैं। वो दोनों रात में अपने ढाबे पर ही रहते हैं, और रात के अंधेरे में चंगू नूडल्स वाला फिर से वहां आता है, और इस बार तो उसने अपने साथ जहरीली दवाई लाई हुई होती है। अब ये जहरीली दवाई छिड़ककर मैं ब्रजेश की सारी सामग्री को जहरीला कर दूंगा। एक्सपायरी डेट और चावलों में कंकड़ तो
तुमने देख ही लिए, लेकिन तुम जहर को कैसे देख पाओगे? मेरी ये तीसरी और आखिरी चाल ब्रजेश और गायत्री को जरूर ले डूबेगी। चंगू उस जहरीली दवाई को सामान पर छिड़कने जा ही रहा होता है कि तभी वहां पर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और चंगू के हाथों में हथकड़ियां पहनाकर उसे गिरफ्तार करके ले जाते हैं और वहां पर ब्रजेश और गायत्री भी आ जाते हैं। ब्रजेश चंगू को एक जोरदार थप्पड़ लगाता है। मूर्ख आदमी, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? तेरी तीनों चालों से मेरा तो छोड़, लेकिन गांव वालों का कितना नुकसान होता। तूने बदले की आग में गांव वालों की जान की जरा भी परवाह नहीं की। लानत है तुझ पर। तुझे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसा मत बोलो ब्रजेश भाई। गायत्री भाभी, मुझे माफ कर दो। मैं सुधर कर अच्छा आदमी बनूंगा, और तो और मैं इस गांव से भी दूर चला जाऊंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे गिरफ्तार मत करवाओ। मैं आपसे विनती करता हूं ब्रजेश भाई। ले जाइए इस दरिंदे को इंस्पेक्टर साहब। चंगू को वहां से ले जाकर जेल में कैद किया जाता है, जिसके बाद ब्रजेश और गायत्री अब बिना किसी खौफ के अपना मैगी बिरयानी का ढाबा चलाने लगते हैं। कुछ दिनों बाद ब्रजेश की ये अनोखी मैगी बिरयानी की रेसिपी ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इतनी फेमस हो जाती है कि ब्रजेश और गायत्री के हाथ की मैगी बिरयानी खाने के लिए लोग दूर दूर से आने लगते हैं। अरे सुपर, एकदम कमाल की है ये मैगी बिरयानी। वीडियो देखकर जैसी टेस्ट सोची थी उससे भी डबल ट्रिपल मजेदार है ये। हाँ ब्रजेश जी, मजा आ गया यार आपके हाथ की ये सॉलिड मैगी बिरयानी खाकर। एक सेल्फी तो बनती है, हाँ? जी जी, क्यों नहीं, जरूर बनती है। ब्रजेश और गायत्री दोनों अब गांव के बाद अलग अलग शहरों में भी अपने मैगी बिरयानी को आउटलेट्स में बदलते हैं और ढेर सारे पैसे कमाने लगते हैं और इसी के साथ उनकी खूब तरक्की भी होती है। तेजपुर कहकर एक गांव में रमा अपनी 8 साल की बेटी त्रिशा और 7 साल की बेटी अवनी के साथ रहती है। रमा का पति जब तक गरीब था तब तक वो रमा के साथ रहता था, लेकिन एक दिन अचानक से उसने शहर जाकर एक स्कैम किया, जिसके बाद वो अमीर बन गया और फिर कभी गांव लौटा ही नहीं। उस दिन से लेकर आज तक रमा गांव में कड़ी चावल बेचकर अपनी बेटियों संग रहती है और खुद ही मेहनत मशक्कत करके उन्हें पाल पोस रही है। त्रिशा, अवनी, चलो चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। मैंने तुम दोनों के टिफिन में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डाली और पैक कर दिया है। आज टिफिन पूरा ख़त्म करके ही आना, ठीक है अपनी बिटिया? हाँ माँ, मैं पूरा टिफ़िन ख़त्म करके आऊँगी। माँ, हमें तो हर संडे को छुट्टी मिलती है, तो आपको क्यों नहीं छुट्टी मिलती? आप दिन रात कड़ी चावल बेचते रहते हो। अरे मेरी फूल सी बच्चियों, मेरी गुड़िया रानी हो, मैं दिन रात इसीलिए मेहनत करती हूँ कि तुम दोनों पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बन सको और फिर तुम दोनों के अफसर बनने के बाद मेरी कड़ी चावल बेचने से हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी, है ना? हाँ माँ, हम दोनों आपको किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देंगे और आपको बस आराम करने देंगे। हाँ, त्रिशा दीदी सही कह रही है माँ। जाओ जाओ, पहले स्कूल जाकर पढ़ाई करो, बोल बचन कहीं की। रमा के पास एक ऑटो रिक्शा होता है। वो उसी ऑटो रिक्शा में कड़ी चावल बनाकर कंटेनर में पैक करके ले जाती है और अपनी बेटियों को स्कूल छोड़कर सीधे चौक पर जाती है और दिन भर कड़ी चावल बेचती रहती है। कड़ी चावल, कड़ी चावल, स्वादिष्ट और मजेदार कड़ी चावल। एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। कड़ी चावल, कड़ी चावल, पकौड़े वाली कड़ी, सादी कड़ी, मसाले वाली कड़ी, दही कड़ी, हर एक प्रकार की कड़ी मिलेगी सिर्फ यहाँ और कहाँ। स्वाद में मस्त और दाम में जबरदस्त कड़ी चावल, कड़ी चावल। लोग बड़े चाव से रमा के हाथ की कड़ी चावल खाते हैं और उसके ऑटो रिक्शा के पास ढेर सारे ग्राहकों की लंबी कतार लग जाती है। वाह वाह, क्या खुशबू है इस कड़ी चावल की, बचपन याद आ गया। भाई मुझे 2 प्लेट कड़ी चावल दे दो रामा बहन जी। जी भाई साहब, मैं अभी देती हूँ। अरे वाह रमा बहन, तुम्हारे हाथ के कड़ी चावल तो एकदम लाजवाब है। आज के जमाने में ऐसे असली और देसी स्वाद वाले कड़ी चावल मिलना मतलब रेगिस्तान में से पानी मिलने के बराबर है। धन्यवाद बहन जी। ये लीजिए, ये पकौड़े वाली कड़ी और जीरा वाले चावल आपके लिए, और ये रहा आपका पार्सल। धन्यवाद रमा बहन, ये लो तुम्हारे पैसे। रामा बहन जी, मैं आपके यहाँ कड़ी चावल का ऑर्डर देने आया हूँ। कल मंदिर में हवन रखा जाने वाला है और उसमें 200 से 300 लोगों के लिए कड़ी चावल का बंदोबस्त करना है, तो आप बताइए।
आप खाना यहीं से बनाएंगी या फिर मंदिर में आकर बनाएंगी? मैं मंदिर में आकर बनाऊंगी। भगवान के भक्तों को मिलने वाला प्रसाद तो स्वयं भगवान के घर यानी मंदिर में ही बनाना चाहिए ना। चलो ठीक है फिर, तय रहा। अच्छा, ये लीजिए, ये एडवांस के पैसे रख लीजिए, मुखिया जी ने दिए हैं। धन्यवाद भाई साहब, मुझे इतना नेक काम करने का अवसर देने के लिए। रमा के जीवन में अब बस काम और बेटियों की परवरिश की अहमियत थी। एक दिन जब करवा चौथ आता है तभी रमा को अपने पति की याद आती है। शैलेश जी, आप न जाने कहाँ चले गए। पैसा आने के बाद आपने मुझे और अपनी बच्चियों के बारे में कुछ नहीं सोचा। मैं आपके दिए दर्द के लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगी। गांव में वसंत लाल कहकर एक गरीब ऑटो ड्राइवर होता है। एक दिन उसकी ऑटो खराब हो जाती है और वो बंद पड़ जाती है, जिसे ठीक कराना अब नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए वो बहुत परेशान हो जाता है। मधु, अब मैं क्या करूंगा? मेरी ऑटो रिक्शा बंद पड़ चुकी है। अब उसे मैं ठीक भी नहीं करा सकता। अब वो किसी काम की नहीं रही। अरे आप चिंता मत कीजिए जी, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही जाएगा। न जाने क्या होगा अब। वसंत जी, मेरे पास एक सुझाव है। भले ये सुझाव एक गलत काम करने के लिए है, लेकिन अब इस वक्त हमारे पास और कोई भी दूसरा पर्याय नहीं है। कहो मधु, क्या है वो सुझाव? वो दूसरी गली की रमा है ना, अरे वही जो नुक्कड़ पर अपनी ऑटो रिक्शा लगाकर कड़ी चावल बेचती है। अच्छा, हाँ। हाँ, हम उसकी ऑटो रिक्शा चुरा लेंगे और उस ऑटो रिक्शा को पेंट करके एकदम नया और अलग बना लेंगे, जिससे कोई पता नहीं कर पाएगा कि वो उसी की ऑटो रिक्शा है। वो खुद भी नहीं पहचान पाएगी अपनी ऑटो रिक्शा। अरे वाह मधु, क्या दिमाग चलाया है तुमने। मैं और तुम, हम दोनों आज रात को जाकर ही उसकी ऑटो रिक्शा चुरा लेंगे। मधु और वसंतलाल दोनों मियाँ बीवी बेचारी रमा की ऑटो रिक्शा चुरा लेते हैं और उसे पेंट करके और उसके नंबर प्लेट बदलकर उसे एकदम नया एवं अलग बना देते हैं। जिसके बाद वसंतलाल खुशी खुशी उस ऑटो रिक्शा को चलाकर अपना काम फिर से शुरू करता है और पैसे कमाने लगता है। वहीं रमा के लिए ऑटो रिक्शा के यूं अचानक गायब हो जाने से कई सारी मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। हे भगवान, अब ऑटो रिक्शा के बिना मैं कड़ी चावल कैसे बेचूंगी? वो ऑटो रिक्शा मुझे मेरे पापा ने दी थी। ठेले आज के ज़माने में बहुत महंगे हो गए हैं। अवनी और त्रिशा के स्कूल की फीस और घर के किराया भी चुकाना है मुझे। 2 दिनों के अंदर अगर मैंने बचाए हुए पैसे खर्च कर दिए तो मैं अवनी और त्रिशा के स्कूल की फीस और घर का किराया नहीं भर पाऊंगी, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रमा को ना चाहते हुए भी अब सड़क पर ही कड़ी चावल लेकर बैठना पड़ता है, लेकिन बारिश के दिनों के कारण रमा की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली थी। अरे नहीं, ये अचानक से बारिश कैसे आ गई? अब मैं क्या करूं? अचानक से तेज धुआंधार बारिश आ जाती है और रमा का सारा कड़ी चावल खराब हो जाता है। ऐसा एक बार नहीं, कई बार होता है। रमा बहुत परेशान हो जाती है। माँ, मुझे लगता है आपको पुलिस अंकल को जाकर बताना चाहिए कि आपकी ऑटो रिक्शा गायब हो गई है। मेरा मतलब चोरी हुई है। उसके बाद ही कुछ हो पाएगा, वरना हमें ऑटो रिक्शा कभी वापस नहीं मिलेगी। त्रिशा बेटिया, शायद तो सही कह रही है। मैं पहले सोच रही थी कि पुलिस थाने जाऊं, लेकिन बाद में मुझे लगा कि ऑटो रिक्शा चोरी होने का केस तो पुलिस वाले गंभीरता से लेंगे या नहीं। रमा पुलिस स्टेशन जाकर अपनी ऑटो रिक्शा के चोरी होने की केस को दर्ज करती है और पुलिस जब गांव के सारे ऑटो रिक्शा बेचने वालों से पूछताछ करते हैं तब उन्हें एक आदमी के पास रमा के ऑटो रिक्शा का नंबर प्लेट मिलता है और वो आदमी उन्हें वसंतलाल का पता देता है और वक्त रहते ही पुलिस वसंतलाल को ऑटो रिक्शा चोरी करने के कारण गिरफ्तार कर लेती है। मधु बहन, आप तो मुझे जानती हो ना। आपको तो पता है ना कि मैं एक अकेली औरत हूँ और मुझ पर मेरी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी है। उसके बावजूद भी आपने अपने पति को मेरी ऑटो रिक्शा चुराने का सुझाव दिया। छी, इतना भी कोई कैसे गिर सकता है लालच में? लेकिन रमा बहन, बस मधु बहन, बस। अब मुझे ना तो आपकी सुननी है और ना ही आपके चोर पति की। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों मियाँ बीवी को। और खूब सारा डिशम डिशम करना, इनकी अच्छे से पिटाई करना पुलिस अंकल। मधु और वसंतलाल को जेल की सलाखों के पीछे कैद कर दिया जाता है और रमा फिर से अपनी ऑटो रिक्शा में कड़ी चावल बेचने लगती है और खूब सारे पैसे कमाने लगती है। वो दिन रात मेहनत करके अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर खूब आगे ले जाती है। बड़े होने के बाद त्रिशा एक डॉक्टर बनती है, वहीं अवनी एक IPS ऑफिसर और दोनों बेटियां अपनी माँ का नाम रोशन करती हैं।